Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। अगर आपको अपना गोल पाने में काम करने की हद दिखती है ना, कि जैसे कहते हैं कि हम कितने घंटे पढ़े, 4 घंटे 5 घंटे यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्रैक नहीं होता। यूपीएससी वो मंजिल है जिसको पाने के लिए, जिसको अपना बनाने के लिए पढ़ाई की, काम की सारी हदें पार करनी पड़ेगी। और यूपीएससी क्यों, कोई भी गोल है उसे पाने के लिए आपको तो हदें पार करनी ही पड़ेगी, वरना वो काम किसी काम का नहीं। सो गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 7 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको इसकी हर एक लाइन से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हमारा सेकंड पार्ट। और आई होप आपने अब तक इसको लाइक कर दिया होगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं आपने इसको सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। इसका नाम क्या रखा गया? कैलिको। कैलिको वर्ड कहाँ से निकला था, ये हमने अपने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। सो आंसर कमेंट बॉक्स में। इंग्लैंड के व्यापारी क्या चाहते थे? भाई उनका माल बिके, इंडिया का माल ना बिके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खोल दिए। ठीक है, और उनको क्या किया कि ये दिखाने के लिए वहाँ के लोगों को कि ये इंडिया का ही मटेरियल है, उन्होंने सफ़ेद मलमल या फिर बिना मान वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइंस की छपाई करनी शुरू कर दी, ताकि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ जो इंग्लैंड के व्यापारी हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, उन्हीं का कपड़ा बिक सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। भाई अपने देश का व्यापार, अपने देश की अर्थव्यवस्था तो सब बचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अब सीधी हाथ से, सीधी उंगली से नहीं घी निकल रहा है तो उसको टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेढ़ा क्या किया कि इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइंस छापे जाने लगे। बट इस कंपटीशन को बीट करने के लिए इंग्लैंड में टेक्निकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत होने लगी, तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी क्या है अभी हम समझेंगे से परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि वो कम कॉस्ट में ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। और क्या हुआ, 1786 में रिचर्ड ऑकराइट नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। बट इसके बावजूद भी इंडियंस है यार। 18वीं सदी के आखिरी तक पूरी मार्केट पे, दुनिया की मार्केट पे भारतीय कपड़े का दबाव रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये लोग क्या करते थे कि ये कंपनियां इंडिया आके चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। बट जब बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों के हाथ में पड़ गई
जब सारा पैसा ही उनके हाथ में आ गया, जिसकी वजह से वो चांदी का देते थे और सूती का कपड़ा उनको सेल आउट करना पड़ता था, वो वाली टेंशन ही ख़त्म, उन्होंने चांदी की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। अब फिर क्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा किया और उन्हीं के पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। स्पिनिंग जेनी, ये वाला वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब एक पहिया घुमाया जाता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, ठीक है। और ये एक इमेज कोचीन में डच बस्तियाँ 17वीं सदी में विकसित हुई और बस्ती के चारों ओर किलेबंदी। गाइस, ये रहा मैप जिसमें 18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ थे और किस किस टाइप की चीज़ों के थे। ये देखिए, सफ़ेद, चेकोर, धारी शेड्स, सिल्क कपड़े के ये टाइप्स हैं। आप एक बार इस मैप को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट तो है ही है, और एक बार अगर आपको समझ आ गया फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम क्रैक करने पे, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ये देख लीजिएगा। और अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हमने मैप में देखा, नक्शे में देखा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था और बंगाल, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बंगाल उसमें इम्पॉर्टेंट केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है किसी भी शहर का समुद्र के या फिर नदियों के किनारे होने का, कि वहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा सुगमता से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और आपको वाया रोड जा रहे हो, आप सड़क से जाओगे, उसके पहले आपको सड़क बनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, उसका रख रखाव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बाय एयर जा रहे हो उसके लिए तो आप सबको पता ही है कि कितनी कॉस्ट आती है एक हवाई जहाज़ को उड़ाने में। बट पानी का एक ऐसा रास्ता है कि आपको एक बस नाव प्रिपेयर करनी है और आपका रास्ता आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है पानी से सटे, मतलब जो पानी वाले इलाके हैं उनसे सटे शहर होगी, बस्ती होगी, कोई भी एरिया होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा व्यापार करना। और इस टाइम हम जिस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं उस टाइम की रिक्वायरमेंट देखिए कि उस टाइम रेलवे की भी स्टार्टिंग नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हुई थी, ठीक है। पूर्वी बंगाल, जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, ढाका, उस टाइम ये हमारे इंडिया का ही पार्ट था, डिवीज़न बाद में हुआ है। 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था, ठीक है। और ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए फेमस था। और अगर मैप में हम देखेंगे तो साउथ वाला जो एरिया है वहाँ से मद्रास से नॉर्थ आंध्रा तक का एरिया कोरोमंडल और सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। और पश्चिमी तट पर गुजरात में अभी एक सिटी है सूरत, जो कि व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे इंडिया की इकनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी, बुनकर कौन थे? बुनाई करने वाले, नॉर्मल। बट जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ी ऐसे ऐसे ये स्किल भी डेवलप होती चली गई और इस हुनर को पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बढ़ाते ही चले गए। जैसे बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे
या फिर मोमिन। दक्षिण भारत के साले व कैकोल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। जी, तो हम पढ़ रहे हैं बुनकरों के बारे में। तो बुनाई का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सूत काटना। और उस टाइम ये काम मोस्टली महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पे काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था और जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। एक नॉर्मल धागा रेडी होने के बाद उसमें जब कलर डालना है तो वेस सी बात है कि धागा भी कलरफुल होना चाहिए। तो जो रंगरेज थे वो उसको अलग अलग धागों अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देते थे। ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो लोग धागे में डाल देते थे और उसके बाद उससे कपड़ा रेडी हो गया। ऐसे कैसे? ऐसे कपड़ा रेडी हो गया। उन कपड़ों में डिज़ाइन डालने के लिए, छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। इतना इजी नहीं था पूरी दुनिया पे राज करना उस टाइम में। हाँ जी, कहाँ घूम गए? आओ वापस। तो ठप्पे से छपाई करते थे कौन? चिप्पीगर नामक कारीगर। और हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उनसे जुड़े व्यवसायों से लाखों इंडियंस की रोजी रोटी चलती थी। ठीक है, और आप इससे एक बात लिंक कर सकते हैं कि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसमें सबसे पहले चरखे और सूत काटने का काम क्यों गांधी जी ने स्टार्ट किया था? इसी वजह से किया था क्योंकि एक टाइम पे अंग्रेज़ों के शासन से पहले हमारा इंडिया पूरी दुनिया पे राज करता था। राज ऐसे नहीं कि इन द सेंस कि मतलब कहीं पे आप हुकूमत चला रहे हो या कहीं पे शासन कर रहे हो। राज इन द सेंस कि आप व्यापार के मामले में इंडिया लीड करता था। ठीक है, भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ? ब्रिटेन में सूती कपड़े के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। क्या क्या? पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ार में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना था। और उस टाइम कोई इतना अच्छा लीडर भी नहीं था। पतन के टाइम इतना अच्छा कोई लीडर भी नहीं था कि इंडिया को पूरी दुनिया के सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर सके, उसको स्टैंड कराने की हिम्मत दे सके। सेकंड, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि इंग्लैंड इन द सेंस जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत पे कंट्रोल कर चुके थे और अब तो उन्हें सब कुछ अपने ही अकॉर्डिंग करवाना था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। समझ रहे हो क्या क्या स्ट्रैटेजी खेली जा रही थी इंडिया को पछाड़ने के लिए? इंग्लैंड में बने सूती कपड़े, अब भारतीय कपड़े का पतन तो स्टार्ट हो ही चुका था। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने पूरी भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के जो ट्रेडिशनल मार्केट्स थी, जो जहाँ पे हम ऑलरेडी सेल आउट किया करते थे, वहाँ से बाहर कर दिया। आप गाइस आराम से समझ ही सकते हैं, जब कंट्रोल इंडिया का था तो सारी कंडीशंस ही इंग्लैंड के कंट्रोल में होगी। जब चाहे उसमें लीड करवा दिया, जब चाहे इसमें आपको पीछे कर दिया। यही वो चल रहा था गेम। इस वजह से हमारे यहाँ के जो हज़ारों बुनकर थे बेरोज़गार हो गए। बंगाल का अकाल, पता है ना, ये वाला टॉपिक कई बार पढ़ने में आता है मॉडर्न इंडिया में। तो बंगाल के बुनकरों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है और ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए थे। इवन जो एजेंट्स थे उन्होंने तयशुदा, मतलब कि जो पहले से ही तय कर रखे थे, उसके लिए भी बुनकरों को पेश की, मतलब एडवांस देना बंद कर दिया था। बस फिर क्या था, बेचारे बुनकर बार बार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे कि भाई सरकार प्लीज़ कुछ तो कीजिए हमारे लिए, बट सरकार कहाँ सुनने वाली थी। एंड गाइस देखिए यहाँ पे एक इमेज दी गई है
और इस इमेज में ये है कि बंगाल का एक तांती बुनकर, ठीक है, बेल्जियम चित्रकार सॉल्वेंस द्वारा ये चित्र बनाया गया है 1790 का। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम होता है। गाइस, जो ये वाला पिक्चर है ना, ये वाला, उस टाइम में तो जो काम होता ही था, बट गुजरात में एक वंदे भारत मेमोरियल है, वहाँ पर भी इसी तरह से कपड़ा बुना जाता है। दरअसल जो वंदे भारत मेमोरियल है गुजरात में, भुज में पड़ेगा, और भुज से भी थोड़ा सा दूर भुजोड़ी में पड़ेगा। उस पर्टिकुलर एरिया का नाम है, गांव का नाम है भुजोड़ी, ठीक है। वंदे भारत मेमोरियल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसमें इंडिया के, मतलब उस टाइम ना गांधी जी का बहुत ज़्यादा उसमें दिखा रखा है कि गांधी जी मोहनदास से कैसे गांधी जी बने, उनकी पूरी जर्नी उस मेमोरियल में दिखा रखी है। और उसके बाद रात को 8:30 बजे के करीब वंदे भारत मेमोरियल की जो बिल्डिंग है, दरअसल वो संसद भवन जैसी लगती है सामने से देखने में, और 8:30 बजे वहाँ पे लेज़र शो होता है, और लेज़र शो में इंडिया के बारे में बताया जाता है। बहुत बहुत प्यारा है। और अगर कभी गुजरात में भुजौड़ी जाने का मौका मिले तो वंदे भारत मेमोरियल आप ज़रूर जाना। और अगर आप चाहो तो मेरा जो दूसरा चैनल है तरुचि व्लॉग्स, उसमें भी मैंने ये वाली वीडियो डाली हुई है, आप लोग वहाँ भी विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। विज़िट करना तो खैर बात की बात है, ठीक है। और जो मेरा दूसरा व्लॉग चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख लेना। एंड टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।